सोचिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है और खिड़की से आती ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आपके हाथ में एक किताब है, सिगमंड फ्रॉइड की सबसे गहरी और रहस्यमयी किताबों में से एक, द ईगो एंड द आइड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मानव मन के अदृश्य नक्शे को खोलने वाली चाबी है। फ्रॉइड, जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, ने इस किताब में हमारे मन को 3 हिस्सों में बांटा, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। लेकिन ये कोई सूखा संस्कृत सा साइंस नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के संघर्षों, हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारे फैसलों का अदृश्य खेल है। एक सवाल जो सबको परेशान करता है, क्या आपने कभी सोचा है? कभी हम खुद को काबू में रख पाते हैं और कभी अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी हम बहुत नैतिक बनते हैं तो कभी बेकाबू। ये बदलाव किसके कारण होते हैं? क्यों हमारे अंदर 2 आवाजें एक दूसरे से टकराती हैं? एक कहती है करो, दूसरी कहती है रुको। फ्रॉइड ने कहा, हमारा मन एक युद्ध भूमि है। इस युद्ध में 3 किरदार हैं। आईडी, हमारी सबसे आदिम, जंगली और इच्छाओं से भरी हुई शक्ति। ईगो, एक मैनेजर जो आईडी की इच्छाओं को हकीकत के फिल्टर से गुजारता है। सुपर ईगो, वो नैतिक पुलिस जो हमें समाज और संस्कारों के हिसाब से चलाती है। किताब का असली मकसद, द ईगो एंड द इड, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों के पीछे कौन सा हिस्सा हावी होता है। जब आप डाइट पर होते हुए भी केक खा लेते हैं, ये आईडी है। जब आप सोचते हैं शायद थोड़ी वॉक कर लूं ताकि बैलेंस हो जाए, ये ईगो है। और जब अंदर से एक आवाज आती है, तुमने खुद से वादा तोड़ा, ये सुपर ईगो है। फ्रॉइड का कहना है कि अगर हम इन तीनों को समझ लें तो हम न सिर्फ अपने व्यवहार को बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों है ये किताब आज भी जरूरी? ये किताब 1923 में लिखी गई थी, लेकिन आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। आज के सोशल मीडिया युग में, जहां हर तरफ इच्छाओं का बाढ़ है, शॉपिंग ऑफर्स, वायरल ट्रेंड्स, खाने पीने की लालच या दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर जलन, इन सब के बीच हमारा आईडी पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुका है। ईगो लगातार ये तय करने में जुटा है कि क्या सच में करना चाहिए, और सुपर ईगो हमें समाज और परिवार की उम्मीदों का बोझ याद दिलाता है। एक गुप्त खिड़की फ्रॉइड ने इस किताब में जैसे हमारे मन की दीवार में एक गुप्त खिड़की बना दी है। अगर आप इस खिड़की से झांकना सीख गए तो आपको पता चलेगा क्यों आप कुछ लोगों से तुरंत जुड़ जाते हैं, क्यों कुछ हालात में आप बेकाबू हो जाते हैं और क्यों कुछ यादें आपके दिमाग से जाती ही नहीं। ये किताब हमें अपने अंदर की यात्रा कराती है, जहां हम अपने ही छुपे हिस्सों से मिलते हैं। आपके लिए ये सफर कैसा होगा? जब आप इस किताब की अवधारणाओं को समझना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोल रहा है। लेकिन साथ ही ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है। आपको अपने ही अंदर ऐसे हिस्से मिल सकते हैं जिन्हें आप स्वीकारना नहीं चाहते। लेकिन याद रखिए, ज्ञान का पहला कदम है खुद को जानना। आगे क्या होगा? इस किताब के आने वाले हिस्सों में हम गहराई से देखेंगे आईडी कैसे पैदा होता है और ये हमारी सबसे गहरी इच्छाओं का स्रोत क्यों है। ईगो कैसे एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। सुपर ईगो कैसे हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देता है। और सबसे जरूरी, ये तीनों एक दूसरे से कैसे टकराते और जुड़ते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम एक ऐसी मानसिक यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपकी सोचने, महसूस करने और खुद को समझने की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ फ्रॉइड की किताब नहीं, बल्कि आपके अपने मन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे आप हर रोज जीते हैं, लेकिन आज पहली बार सच में समझेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल महासागर के सामने खड़े हैं। सतह पर पानी शांत और चमकदार है। आपको साफ साफ दिखता है कि ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन नीचे गहराई में अनगिनत धाराएं, अंधेरे में छुपी रहस्यमयी दुनिया और ऐसे जीव हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। सतह पर जो हमें दिखता है वो है कॉन्शियसनेस, हमारी जागरूक सोच, और गहराई में जो छुपा है वो है अनकॉन्शियस, हमारी छुपी इच्छाएं, डर और यादें। कॉन्शियसनेस, सतह पर तैरता जहाज फ्रॉइड कहते हैं। कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो इस वक्त एक्टिव है। अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप शब्दों को समझ रहे हैं, आप तय कर रहे हैं कि ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं
या नहीं, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। ये वही है जो रोजमर्रा के काम संभालता है, कपड़े पहनना, सवाल का जवाब देना, गाड़ी चलाना, किसी मीटिंग में बोलना। लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा है, ये बहुत कम जानकारी एक समय में प्रोसेस कर सकता है। फ्रॉइड मानते थे कि कॉन्शियस माइंड हमारी मानसिक मशीन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, जैसे बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग का ऊपर निकला छोटा टुकड़ा। प्री कॉन्शियस सतह के ठीक नीचे की परत। अब सोचिए, समुद्र की सतह के नीचे एक ऐसी परत है जो धूप में भी आती है और अंधेरे में भी रहती है। ये है प्री कॉन्शियस, वो विचार और यादें जो अभी आपके ध्यान में नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़ते ही ऊपर आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं पूछूं, आपका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कौन था, या पिछले हफ्ते आपने रात के खाने में क्या खाया था, शायद ये बातें आपके कॉन्शियस में नहीं थीं, लेकिन थोड़ी सोचते ही प्रीकॉन्शियस से ऊपर आ जाएंगी। अनकॉन्शियस, गहराई का अंधेरा, साम्राज्य। और अब हम उतरते हैं गहराई में, जहां धूप नहीं पहुंचती और जहां सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं। ये है अनकॉन्शियस माइंड, हमारे मन का वो हिस्सा जो सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो हमारी सोच और व्यवहार को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। फ्रॉइड कहते हैं, अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें हैं जो हम भूलना चाहते हैं या जिन्हें समाज ने गलत ठहराया है। दबाई हुई इच्छाएं, डरावने अनुभव, अपराध बोध और कभी कभी ऐसे जज्बात जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। ये अनकॉन्शियस ऐसे नहीं बैठा रहता। ये सपनों, जुबान फिसलने, फ्रॉइडियन स्लिप्स और हमारी छोटी छोटी आदतों के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक रोज का उदाहरण मान लीजिए, आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपने सोच लिया, मैं भूल गया। लेकिन कुछ दिन बाद सपने में आप उसी इंसान से बहस करते नजर आते हैं, या किसी और को बात करते सुनकर अचानक आपको चिढ़ हो जाती है बिना वजह। ये आपका अनकॉन्शियस है जो चुपचाप आपको याद दिला रहा है कि असल में आप उस घटना को भूले नहीं हैं, आपने बस उसे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में धकेल दिया है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का रिश्ता, फ्रॉइड के अनुसार कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच ईगो एक तरह का गेट कीपर है। ईगो तय करता है कि अनकॉन्शियस के कौन से हिस्से सतह पर आ सकते हैं और कौन से दबे रहेंगे। लेकिन ईगो हमेशा जीत नहीं पाता। कभी कभी अनकॉन्शियस इतनी ताकतवर लहर भेजता है कि वो सतह को तोड़ देती है। यही वजह है कि हम कभी कभी अनजाने में कुछ कह देते हैं या बिना सोचे कुछ कर बैठते हैं। ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारा अनकॉन्शियस हमें कैसे प्रभावित करता है, हम सोचेंगे कि हम अपने फैसलों पर पूरी तरह कंट्रोल में हैं। लेकिन सच ये है, हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे विचारों, डर और इच्छाओं से चल रहा होता है जिन्हें हमने कभी सच में देखा ही नहीं। फ्रॉइड मानते थे, अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो आपको अपने अनकॉन्शियस में झांकना पड़ेगा। और यही मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस का मकसद है, छुपी हुई सामग्री को सतह पर लाना ताकि हम उसे समझ सकें और जरूरत पड़ने पर बदल सकें। फ्रॉइड का आइसबर्ग मॉडल। फ्रॉइड ने कहा, हमारा मन बर्फ के पहाड़ जैसा है, ऊपर दिखने वाला छोटा हिस्सा जिस कॉन्शियस पानी के ठीक नीचे, प्री कॉन्शियस गहरे नीचे का विशाल हिस्सा। अनकॉन्शियस इस मॉडल को समझने के बाद हमें एहसास होता है कि असली ताकत सतह के नीचे है। जो दिखता है वो सिर्फ कहानी का छोटा सा हिस्सा है। अंत में एक सच्चाई, हम अक्सर खुद को जानते हैं, ये सोचकर आराम पाते हैं। लेकिन जब हम फ्रॉइड के नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है हम खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारी असल प्रेरणाएं, हमारी गहरी इच्छाएं और हमारे डर, ये सब अनकॉन्शियस में रहते हैं और वहीं से हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। तो इस सफर का अगला कदम है इन गहराइयों में उतरना, अपने ही मन के उस अंधेरे हिस्से से मिलना और उसे समझना, क्योंकि शायद आपका सबसे बड़ा रहस्य आप खुद हैं। द ईगो एंड द आइड। फ्रॉइड के मन के रहस्य सोचिए, आप एक पुराने थिएटर में बैठे हैं, पर्दा गिरा हुआ है, लाइट्स धीमी हैं और आपको पता है पर्दे के पीछे 3 मुख्य किरदार अपनी अपनी जगह पर तैयार खड़े हैं। जैसे ही पर्दा उठेगा, ये तीनों एक अदृश्य नाटक शुरू कर देंगे। एक ऐसा नाटक जो आपकी हर सोच, हर फैसले और हर एहसास को नियंत्रित करता है। ये 3 किरदार हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉइड ने कहा, हमारा मन एक ही समय में 3 स्तरों पर चलता है और उनमें से ईगो और आइड सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आईडी, हमारी आदिम शक्ति सबसे पहले,
मिलिए आईडी से। आईडी हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो जन्म से हमारे साथ आता है। ये कोई तर्क नहीं समझता, कोई नियम नहीं मानता, ये सिर्फ चाहता है। भूख लगी, अभी खाना चाहिए। प्यास लगी, तुरंत पानी चाहिए। गुस्सा आया, फौरन प्रतिक्रिया चाहिए। आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है, यानी सिर्फ सुख और संतुष्टि चाहिए, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। ये ऐसा बच्चा है जो अपने खिलौने के लिए चीखता है, जो भूख लगते ही रोने लगता है और जिसे कल की कोई परवाह नहीं। ईगो, हकीकत का मैनेजर। अब आते हैं ईगो पर। ईगो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो थोड़ी समझ रखता है। ये जानता है कि दुनिया में नियम है, समय लगता है और हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो सकती। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है, यानी ये कोशिश करता है कि आईडी की इच्छाओं को हकीकत के हिसाब से पूरा किया जाए। आईडी कहता है, मुझे अभी केक चाहिए। ईगो सोचता है, ठीक है, लेकिन अभी मीटिंग में हैं, केक बाद में खाएंगे। ईगो को आप एक नेगोशिएटर मान सकते हैं, जो आईडी की जंगली मांगों और बाहरी दुनिया की सख्त सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाता है। ईगो और आईडी का रिश्ता, दोस्त या दुश्मन? ईगो और आईडी का रिश्ता अजीब है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और अक्सर टकराते भी हैं। आईडी के बिना ईगो के पास कोई ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि आईडी ही हमारी इच्छाओं और मोटिवेशन का स्रोत है। लेकिन ईगो के बिना आईडी हमें मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आईडी के हिसाब से चलें तो समाज में जीना असंभव हो जाएगा। फ्रॉइड ने इसे ऐसे समझाया, आईडी शाफ घोड़ा, ईगो शाफ सवार। घोड़ा ताकत देता है, लेकिन सवार को लगाम कसकर उसे दिशा देनी पड़ती है। अगर लगाम छोड़ दी जाए तो घोड़ा जहां चाहे दौड़ जाएगा, और अगर सवार घोड़े की ताकत का इस्तेमाल न करे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। ईगो के 3 दबाव। ईगो की सबसे मुश्किल जिम्मेदारी है 3 तरफ से आने वाले दबाव को मैनेज करना। आईडी की इच्छाएं जो हमेशा कहती हैं अभी चाहिए। सुपर ईगो की नैतिक आवाज जो कहती है ये सही है या गलत, ये सोचो। हकीकत की सख्त दीवार जो कहती है जो संभव है वही करो। इन तीनों के बीच ईगो एक जज की तरह बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ईगो के टूल्स, रक्षा की कला। ईगो के पास कुछ खास हथियार होते हैं जिन्हें फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स कहा। ये ऐसे मानसिक तरीके हैं जिनसे ईगो हमें तनाव और चिंता से बचाता है। रिप्रेशन, दबाना, अनकॉन्शियस में इच्छाओं को छुपा देना। डिनायल, इनकार, सच को मानने से इनकार करना। रैशनलाइजेशन, तर्क देना। गलत फैसले के लिए अच्छा सा बहाना बनाना। प्रोजेक्शन, दूसरों पर थोपना, अपनी कमी या गलती किसी और पर डाल देना। ये टूल्स ईगो को बचाते हैं, लेकिन अगर इनका ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो इंसान हकीकत से कटने लगता है। ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी। ईगो सिर्फ इच्छाओं का मैनेजर नहीं, बल्कि हमारी पहचान भी है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप असल में अपने ईगो की ही बात कर रहे होते हैं। ईगो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एक अलग शख्स हैं, जिनकी अपनी सोच, यादें और अनुभव हैं। लेकिन ये पहचान स्थिर नहीं, ये हर दिन आईडी और सुपर ईगो के दबाव में बदलती रहती है। ईगो की कमजोरी फ्रॉइड ने चेतावनी दी थी, अगर ईगो बहुत कमजोर हो जाए तो हम या तो आईडी के गुलाम बन जाते हैं, सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागना, या सुपर ईगो के कैदी, हमेशा अपराध बोध में जीना। एक संतुलित ईगो ही हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, जो आईडी को ऊर्जा देता है, सुपर ईगो को संतुष्ट करता है और हकीकत के साथ तालमेल बैठाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ईगो आईडी का खेल। आपने जिम जाने का प्लान बनाया, लेकिन सुबह नींद बहुत अच्छी लग रही है। आईडी कहता है सो जाओ, मजा लो। ईगो कहता है थोड़ा और सो सकते हैं, लेकिन फिर वर्कआउट शिफ्ट कर देंगे शाम को। आप गुस्से में किसी को अपमानित करना चाहते हैं। आईडी कहता है अभी बोल दो। ईगो सोचता है अगर अभी बोले तो नुकसान होगा, बाद में शांत होकर जवाब देंगे। यानी ईगो लगातार आईडी की तेज लहरों को हकीकत के किनारों से टकराने से रोकता है। अंतिम सच्चाई फ्रॉइड के अनुसार ईगो और आइड का संतुलन ही मानसिक शांति की कुंजी है। अगर आइड हावी हो जाए तो इंसान बेकाबू और आत्मविनाशकारी बन सकता है। अगर ईगो बहुत सख्त हो जाए तो इंसान ठंडा, असंवेदनशील और बिना उत्साह के हो सकता है। इसलिए एक स्वस्थ मन वही है जहां ईगो आईडी की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करे, हकीकत को ध्यान में रखे और सुपर ईगो की नैतिकता से तालमेल बनाए। तो अगली बार जब आप किसी इच्छा को रोकते हैं या कोई मुश्किल फैसला लेते हैं तो याद रखिए, आपके अंदर ईगो और आईडी की एक छोटी सी बहस हो रही है और जो नतीजा निकला
वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। द ईगो एंड द सुपर ईगो, ईगो आइडियल। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में खड़े हैं, आईने में खुद को देख रहे हैं, लेकिन इस आईने में सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आपको एक और चेहरा नजर आ रहा है। एक ऐसा आप जो परफेक्ट है, बिना किसी गलती के, बिल्कुल आदर्श। ये चेहरा असली नहीं, लेकिन आपके दिमाग में गहराई से बसा हुआ है। फ्रॉइड ने इस आदर्श को नाम दिया ईगो आइडियल, और ईगो आइडियल को चलाने वाली ताकत है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे अंदर का जज। अगर आईडी हमारा जंगली बच्चा है और ईगो हमारा हकीकत का मैनेजर, तो सुपर ईगो हमारे अंदर का नैतिक जज है। ये वो आवाज है जो कहती है ये सही है, ये गलत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम गर्व महसूस कर सकते हो। सुपर ईगो का जन्म बचपन में होता है, जब हम अपने माता पिता, टीचर्स और समाज के नियम सीखते हैं। ये हमारी परवरिश, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संग्रह है, एक अदृश्य पुलिस जो हर वक्त हमारे व्यवहार पर नजर रखती है। ईगो और सुपर ईगो का रिश्ता। ईगो कोशिश करता है कि आईडी की इच्छाओं को हकीकत में बदल दे, लेकिन सुपर ईगो हमेशा चेक करता है ये नैतिक है या नहीं। ईगो को एक दुविधा में डालने वाला ये सुपर ईगो कई बार मददगार भी है और कई बार बोझ भी। अगर सुपर ईगो संतुलित है तो ये हमें अच्छे फैसले लेने में मदद करता है। अगर सुपर ईगो बहुत सख्त है तो ये हमें अपराध बोध और आत्म आलोचना के दलदल में फंसा देता है। ईगो आइडियल, वो मैं जो मैं बनना चाहता हूं, ईगो आइडियल सुपर ईगो का एक हिस्सा है। ये हमारे दिमाग में बसा हुआ परफेक्ट सेल्फ है, वो वर्जन जो हम बनना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने पिता की तरह सफल बनना चाहते हो, या अपनी मां जैसी दयालु और मजबूत, या किसी हीरो, लीडर या आइकॉन की तरह प्रभावशाली। ये ईगो आइडियल हमें प्रेरित करता है। हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं, लेकिन यही ईगो आइडियल कई बार हमें असंतुष्ट भी कर देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कभी उतने अच्छे नहीं बन पाए जितना हमें होना चाहिए था। सुपर ईगो के दो चेहरे। फ्रॉइड ने कहा, सुपर ईगो के दो मुख्य पहलू हैं, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, जो हमें गलत काम करने पर दोषी महसूस कराता है, ईगो आइडियल, जो हमें अच्छे काम करने पर गर्व महसूस कराता है और हमें आदर्श बनने के लिए प्रेरित करता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक रोकता है, दूसरा आगे बढ़ाता है। एक रोज का उदाहरण मान लीजिए, आपको ऑफिस में प्रमोशन का मौका मिला है, लेकिन उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आईडी कहता है कर लो, तुम्हें प्रमोशन चाहिए। ईगो सोचता है क्या यह प्रैक्टिकली संभव है, कोई पकड़ तो नहीं लेगा। सुपर ईगो कहता है यह गलत है, तुम्हें साफ साफ काम करना चाहिए। अगर आप सुपर ईगो की सुनते हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, और जब सही मेहनत से प्रमोशन मिलेगा तो आपका ईगो आइडियल खुश होगा, मैंने ये ईमानदारी से हासिल किया। ईगो और सुपर ईगो के बीच का संघर्ष। ईगो हर वक्त आईडी और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाने में लगा रहता है। कई बार सुपर ईगो इतना सख्त हो जाता है कि ईगो को कोई रास्ता नहीं मिलता। ऐसे में इंसान खुद से नाराज, दुखी और आत्म आलोचक बन जाता है। दूसरी तरफ अगर सुपर ईगो बहुत ढीला हो तो ईगो आईडी की इच्छाओं के आगे हार मान सकता है और इंसान आवेगों में बहने लगता है। क्यों है ये संतुलन जरूरी? एक स्वस्थ मन में सुपर ईगो हमें सही रास्ता दिखाता है, ईगो उस रास्ते पर चलने की प्लानिंग करता है और आईडी हमें चलने की ऊर्जा देता है। अगर ईगो और सुपर ईगो का रिश्ता संतुलित है तो हम नैतिक भी रहते हैं, प्रैक्टिकल भी और खुद से खुश भी। ईगो आइडियल और आत्म विकास। ईगो आइडियल एक तरह का कंपास है, ये हमें बताता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। अगर ईगो आइडियल अवास्तविक हो तो हम हमेशा खुद को कमतर महसूस करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हमारा ईगो आइडियल हमारी क्षमता और हकीकत के बीच का एक उचित लक्ष्य हो, ताकि हम उसे हासिल कर सकें और संतोष पा सकें। फ्रॉइड के मॉडल में ईगो और सुपर ईगो का रिश्ता हमारी जिंदगी की नैतिकता और संतुलन तय करता है। आईडी हमें हमारी मूल इच्छाओं से जोड़ता है, ईगो हमें हकीकत में जमीन पर रखता है, सुपर ईगो हमें नैतिक ऊंचाई की तरफ धकेलता है, और ईगो आइडियल वो हमें याद दिलाता है हम सिर्फ वैसे नहीं हैं जैसे अभी हैं, हम वैसे भी हो सकते हैं जैसे हमने हमेशा सपना देखा है। द टू क्लासेस ऑफ इंस्टिंक्ट्स। जीवन की दो मूल प्रवृत्तियां सोचिए। आपके भीतर दो नदियां बह रही हैं। एक नदी आपको आगे बढ़ाती है, नए अनुभवों की तरफ, जीवन को बनाने संवारने की तरफ ले जाती है,
दूसरी नदी आपको वापस खींचती है, टूटने की तरफ, खत्म हो जाने की तरफ, जैसे सब कुछ वापस शून्य में चला जाए। फ्रॉइड ने कहा, हमारे भीतर की सारी ऊर्जा, हमारी सारी इच्छाएं और व्यवहार इन्हीं दो प्रवृत्तियों से पैदा होते हैं। उन्हें उन्होंने नाम दिया इरोस, जीवन की प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, थैनाटोस, मृत्यु की प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट, वंट, इरोस, जीवन का निर्माण करता। इरोस वो ताकत है जो हमें जीने, बनाने और जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि हर वो भावना और क्रिया है जो जीवन को बनाए रखती है और आगे बढ़ाती है। भूख लगना और खाना, प्यास लगना और पानी पीना, दोस्ती करना, रिश्ते बनाना, कला, संगीत और रचनात्मक काम करना, इरोस का मकसद है जीवन को संरक्षित करना और बढ़ाना। फ्रॉइड ने कहा, इरोस की ऊर्जा को हम लिबिडो कहते हैं। ये वही ऊर्जा है जो हमें प्यार करने, सीखने और नए अनुभव तलाशने की भूख देती है। इरोस के रोजमर्रा के उदाहरण, आप किसी बीमार दोस्त की देखभाल करते हैं, ये इरोस है क्योंकि ये जीवन को सुरक्षित रखता है। आप एक परिवार बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, ये इरोस है क्योंकि ये जीवन को आगे बढ़ाता है। आप नई चीज सीखते हैं, किताब पढ़ते हैं, अपनी कला को निखारते हैं, ये भी इरोस है क्योंकि ये विकास और विस्तार की दिशा में है। 2. थैनाटोस, मृत्यु का आकर्षण। अब आते हैं उस दूसरी नदी पर, थैनाटोस यानी डेथ इंस्टिंक्ट। फ्रॉइड ने कहा, हर जीव में एक गहरी प्रवृत्ति होती है जो उसे शांति, स्थिरता और अंततः जीवन से मुक्ति की तरफ खींचती है। ये प्रवृत्ति हमें आक्रामकता, आत्मविनाश और कभी-कभी खतरनाक रिस्क लेने की ओर धकेल सकती है। थैनाटोस का असर 2 तरीकों से दिखता है, बाहरी आक्रामकता, गुस्सा, हिंसा, लड़ाई, आत्मविनाश, लापरवाह व्यवहार, खुद को नुकसान पहुंचाना या मानसिक रूप से टूटना। थैनाटोस के रोजमर्रा के उदाहरण, कोई व्यक्ति बेवजह गुस्से में आकर चीजें तोड़ देता है, ये थैनाटोस की ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही है। कोई बार बार खतरनाक खेल खेलता है, तेज गाड़ी चलाता है, ये जीवन को खतरे में डालने का आकर्षण है। कोई अंदर ही अंदर खुद को नीचा दिखाता है, अपनी प्रगति रोकता है, ये थैनाटोस की ऊर्जा भीतर की तरफ काम कर रही है। जीवन और मृत्यु की नृत्य लीला। फ्रॉइड ने कहा, इरोस और थैनाटोस हमेशा एक नृत्य में बंधे रहते हैं। कभी इरोस आगे आता है और हम जीवन बनाने वाले काम करते हैं, कभी थैनाटोस आगे आता है और हम विनाशकारी काम करते हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, लेकिन असल में एक दूसरे को संतुलित करती हैं। एक उदाहरण, युद्ध और पुनर्निर्माण। युद्ध में थैनाटोस अपनी चरम पर होता है, हिंसा, विनाश, मौत। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इरोस जागता है। लोग घर बनाते हैं, रिश्ते सुधारते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यानी विनाश के बाद भी जीवन फिर से खड़ा हो जाता है। ईगो की भूमिका, ईगो का काम है इन दोनों प्रवृत्तियों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना। इरोस की ऊर्जा को रिश्ते, काम और रचनात्मकता में लगाना। थैनाटोस की ऊर्जा को खेल, साहसिक गतिविधियों या सुरक्षित चुनौतीपूर्ण काम में बदल देना, ताकि ये खुद या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि हमारे अंदर 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं, तो हम अपने व्यवहार को पहचान सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम महसूस करें कि हम ज्यादा आक्रामक या आत्मविनाशकारी बन रहे हैं, तो हमें समझ आ सकता है कि इस वक्त थैनाटोस हावी है और हम इरोस को सक्रिय करने के तरीके खोज सकते हैं। अंतिम विचार। फ्रॉइड के मुताबिक इंसान का जीवन इन दोनों शक्तियों के बीच का संतुलन है। इरोस हमें आगे बढ़ाता है, जोड़ता है, बनाता है। थैनाटोस हमें पीछे खींचता है, तोड़ता है, खत्म करता है। और हम उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, कभी जीवन की ओर बहते हुए, कभी मृत्यु की ओर खींचते हुए। सवाल सिर्फ इतना है, आप अपने भीतर की ऊर्जा को किस दिशा में बहने देंगे? द ईगो एंड द इड, टकराव और समाधान। कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में खड़े हैं। एक तरफ से कोई आपके कान में धीरे से कह रहा है, बस ये ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ से कोई और आवाज गूंज रही है, रुको, ये गलत है, सोचो कि इसके बाद क्या होगा। यही है आईडी और ईगो का रोजमर्रा का संघर्ष। और कभी कभी इस लड़ाई में सुपर ईगो भी कूद पड़ता है, नैतिकता का झंडा उठाए। आईडी कच्ची ताकत, बिना फिल्टर। आईडी हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सबसे पहले पैदा होता है, जन्म के साथ ही।
ये हमारी बेसिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों का घर है। भूख, प्यास, सेक्स, गुस्सा, आराम की चाहत। आईडी का एक ही नियम है, मुझे अभी चाहिए। इसको न कल की परवाह है, न समाज की, न नियमों की। आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। खुशी चाहिए, और वो भी तुरंत। ईगो, हकीकत का मैनेजर ईगो बाद में विकसित होता है जब हम दुनिया को समझना शुरू करते हैं। ये आईडी और बाहरी दुनिया के बीच पुल की तरह है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है। खुशी चाहिए, लेकिन सही समय और सही तरीके से। ईगो का काम है आईडी की कच्ची ऊर्जा को इस तरह चैनल करना कि हम अपने लक्ष्य भी हासिल करें और समाज में भी टकराव ना हो। संघर्ष कैसे पैदा होता है? आईडी कहता है, मुझे अभी मिठाई चाहिए। ईगो कहता है, ठीक है, लेकिन पहले डिनर कर लो वरना पेट खराब हो जाएगा। सुपर ईगो कहता है, तुम्हें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ये हेल्दी नहीं है। अब ईगो फंस गया। एक तरफ आईडी की जिद, दूसरी तरफ सुपर ईगो की नैतिकता, और बीच में हकीकत की दीवार। आंतरिक युद्ध के रूप में संघर्ष। फ्रॉइड के अनुसार ये टकराव लगातार हमारे अवचेतन अनकॉन्शियस में चलता रहता है। कभी ईगो जीत जाता है और संतुलन बना लेता है। कभी आईडी इतनी ताकतवर हो जाता है कि ईगो उसे रोक नहीं पाता और हम इंपल्सिव फैसले ले लेते हैं। और कभी सुपर ईगो इतना हावी हो जाता है कि हम जरूरत से ज्यादा खुद को दबा लेते हैं, गिल्ट और शर्म से भर जाते हैं। समाधान की कला, ईगो का संतुलन। ईगो का रोल असल में मध्यस्थ का है। समाधान का मतलब है आईडी की इच्छाओं को न पूरी तरह दबाना, न सुपर ईगो की नैतिकता में इतना फंस जाना कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए। ईगो का मकसद है कंप्रोमाइज, ऐसा रास्ता ढूंढना जिससे जरूरतें भी पूरी हों और नियम भी टूटे नहीं। उदाहरण 1, गुस्से का प्रबंधन। आईडी, उसने मेरी बेइज्जती की, मैं उसे मार दूंगा। सुपर ईगो, हिंसा गलत है, ये तुम्हारे संस्कार के खिलाफ है। ईगो, गुस्सा जायज है, लेकिन इसे बातचीत या लीगल तरीके से सुलझाओ। उदाहरण 2, करियर का चुनाव। आईडी, मुझे वही करना है जो मजेदार हो, पैसों की परवाह नहीं। सुपर ईगो, तुम्हें वही करना चाहिए जो परिवार की इज्जत बढ़ाए। ईगो, चलो ऐसा काम ढूंढते हैं जिसमें मजा भी आए और आर्थिक स्थिरता भी मिले। क्यों ये टकराव जरूरी है? अगर आईडी पूरी तरह हावी हो जाए, हम जानवरों की तरह सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे। अगर सुपर ईगो हावी हो जाए, हम अपराध बोध और डर में जीते रहेंगे। ईगो इसीलिए जरूरी है ताकि हम इंसान बने रहें, अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों में संतुलन रखकर। ईगो के रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स। जब आईडी और सुपर ईगो का दबाव बहुत बढ़ जाता है, ईगो कुछ मानसिक शॉर्टकट्स अपनाता है जिन्हें डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। रिप्रेशन, दबाना, तकलीफदेह विचारों को अवचेतन में धकेलना। रैशनलाइजेशन, तर्क गढ़ना, अपनी हरकत के लिए लॉजिक बना लेना। प्रोजेक्शन, दोष मढ़ना, अपनी कमजोरी किसी और में देखना। ये हमें अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में अगर इन्हें समझा न जाए तो ये समस्याएं बढ़ा सकते हैं। ईगो और आईडी का टकराव हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। हम जितना इस खेल के नियम समझेंगे, उतना ही अपनी भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण रख पाएंगे। तो अगली बार जब आपके भीतर कोई खींचतान महसूस हो, याद रखिए, ये आपका दिमाग ही है जो आईडी की आग और सुपर ईगो की ठंडक के बीच ईगो का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही संतुलन असल में एक परिपक्व इंसान की पहचान है। ईगो के अधीन संबंध, द सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स ऑफ द ईगो। जरा सोचिए, आप किसी बड़ी कंपनी में एक मैनेजर हैं। आपके ऊपर सीईओ है, नीचे आपकी टीम है और चारों तरफ क्लाइंट्स, नियम और बाजार का दबाव। आपका हर फैसला किसी न किसी को जवाबदेह होता है। ईगो भी कुछ ऐसा ही है। हमने पहले देखा कि ईगो आईडी और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगो का काम सिर्फ इन दोनों से निपटना नहीं है। ईगो कई और ताकतों के अधीन भी है जो इसे लगातार प्रभावित करती हैं। ईगो का असली पद, फ्रॉइड के मुताबिक, ईगो खुद को अक्सर बॉस समझता है, जैसे वो हमारे दिमाग का असली नियंत्रक हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो एक मध्य स्तरीय मैनेजर जैसा है, जो ऊपर नीचे और बाहर से आने वाले दबावों के बीच फंसा हुआ है। वंड, आईडी के अधीन संबंध सबसे पहला और सबसे पुराना संबंध आईडी के साथ। आईडी ईगो का मूल स्रोत है। ईगो की जड़ें आइड में ही हैं। ईगो को अपनी ऊर्जा, अपनी बुनियादी ताकत
आइड से ही मिलती है, लेकिन आइड का व्यवहार कच्चा और अनियंत्रित है, तो ईगो को इसकी ऊर्जा को दिशा देनी पड़ती है। ये वैसे ही है जैसे एक घोड़े को लगाम देकर दौड़ाना। घोड़ा ताकतवर है, लेकिन अगर लगाम ढीली हो जाए तो आपको कहीं भी गिरा सकता है। 2. बाहरी दुनिया के अधीन संबंध। ईगो का दूसरा अधीन संबंध हकीकत, रियलिटी के साथ है। ईगो को हमेशा बाहरी माहौल से निपटना पड़ता है। समाज के नियम, आर्थिक हालात, संस्कृति, दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाएं। ईगो को यह मानना पड़ता है कि चाहे आईडी कुछ भी चाहे, बाहरी दुनिया की सीमाएं उसे माननी ही पड़ेंगी। यानी जो संभव है वही ईगो के लिए असली मैदान है। 3. सुपर ईगो के अधीन संबंध। सुपर ईगो ईगो पर एक नैतिक और आदर्शवादी दबाव डालता है। यह हमारे संस्कार, बचपन की शिक्षा और समाज के नैतिक मानदंड से बना है। सुपर ईगो हमें बताता है तुम्हें क्या करना चाहिए, चाहे वो व्यावहारिक हो या ना हो। ईगो को सुपर ईगो से डर भी लगता है, क्योंकि ये गिल्ट और शर्म का हथियार चलाता है। अगर ईगो इस नैतिक बॉस को खुश न करे तो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि का तूफान खड़ा हो जाता है। 4. अनकॉन्शियस फोर्सेस के अधीन संबंध। ईगो का एक अधीन संबंध उन गहरी छिपी हुई मानसिक शक्तियों के साथ है जो हमारे अवचेतन में रहती हैं। ये दबे हुए विचार, बचपन के अनुभव, अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट और दबी हुई इच्छाएं, ये सब ईगो को सीधे नियंत्रित नहीं करते, लेकिन परोक्ष रूप से उसके फैसलों पर असर डालते हैं, कभी कभी बिना ईगो को एहसास हुए। ईगो की असली स्थिति। एक दबाव में जीना ईगो का काम आसान नहीं है। नीचे से आईडी का दबाव, मुझे अभी चाहिए। ऊपर से सुपर ईगो का दबाव, ये नैतिक नहीं है। बाहर से हकीकत का दबाव, ये संभव ही नहीं है। भीतर से अनकॉन्शियस का दबाव, तुम्हें याद भी नहीं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो। ईगो इन सभी ताकतों को एक साथ मैनेज करता है। ये वैसा ही है जैसे एक रस्सी पर चलने वाला कलाकार अगर एक तरफ ज्यादा झुके तो गिर जाएगा, दूसरी तरफ झुके तो भी। उदाहरण, रिलेशनशिप का फैसला मान लीजिए। आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आपका परिवार उस रिश्ते को मंजूरी नहीं देता। आईडी कहता है मैं इसे चाहता हूं, मुझे खुशी चाहिए। सुपर ईगो कहता है परिवार की इज्जत और समाज के नियम पहले। रियलिटी कहती है अगर परिवार नहीं मानेगा तो भविष्य में समस्याएं होंगी। अनकॉन्शियस में आपके बचपन की यादें और माता पिता की अपेक्षाएं भी आपके फैसले को रंग देती हैं। ईगो को इन सभी दबावों के बीच एक रास्ता ढूंढना है जो शायद समझौते, बातचीत या समय लेने के रूप में सामने आए। ईगो का गुप्त हथियार लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी। ईगो की सबसे बड़ी ताकत है अडेप्टेबिलिटी, यानी ईगो अपनी रणनीति को बदल सकता है हालात के हिसाब से। अगर आईडी बहुत हावी हो तो ईगो रियलिटी या सुपर ईगो का सहारा लेकर उसे कंट्रोल करता है। अगर सुपर ईगो बहुत सख्त हो तो ईगो आईडी के पक्ष में कुछ लचीलापन ढूंढ लेता है। ये लचीलापन ही ईगो को जीवित रखता है, वरना मानसिक संतुलन टूट सकता है। ईगो दिखने में बॉस लगता है, लेकिन असल में ये कई ताकतों का अधीन सेवक है। आईडी, सुपर ईगो, रियलिटी और अनकॉन्शियस, ये सब ईगो के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी करते हैं। ईगो का काम है इन दीवारों के बीच अपना रास्ता बनाना, कभी समझौते से, कभी रणनीति से और कभी चुपचाप सहते हुए। और शायद यही वजह है कि फ्रॉइड ने ईगो को इतना केंद्रीय माना, क्योंकि ये हमारे स्व का वो हिस्सा है जो लगातार अदृश्य दबावों के बीच भी हमें जीने और आगे बढ़ने देता है। सोचिए, हमने इस पूरे सफर में क्या देखा? हमने फ्रॉइड के मनोविज्ञान के उस नक्शे को समझा जहां दिमाग एक साधारण मशीन नहीं बल्कि एक जटिल बहुस्तरीय प्रणाली है, जहां हर परत, चाहे वो कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो, ईगो हो, आइड हो या सुपर ईगो, अपनी अलग ताकत और अपनी अलग कहानी रखती है। ईगो, वह मध्यस्थ ईगो इस कहानी का नायक है, लेकिन वो नायक नहीं जो सब पर राज्य करता हो। वो नायक है जो बीच में फंसा हुआ है, आइड की कच्ची इच्छाओं और सुपर ईगो की सख्त नैतिकताओं के बीच, और साथ ही हकीकत की कठोर दीवारों के सामने। ईगो का असली कमाल यही है कि वो संतुलन बनाना जानता है। वो जानता है कि कब किसी इच्छा को रोकना है, कब उसे मोड़ना है और कब उसे पूरा होने देना है। आईडी, वह आदिम शक्ति। आइड हमें याद दिलाता है कि हम कितने प्राचीन हैं। हमारी बुनियादी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारे आनंद की खोज, ये सब उसी से आती हैं। बिना आईडी के जीवन में ऊर्जा नहीं,
चाहत नहीं और शायद इंसानियत भी नहीं होती। सुपर ईगो, वह नैतिक प्रहरी सुपर ईगो, वो आवाज है जो हमें सही गलत का पाठ पढ़ाती है। ये हमें आदर्श और मर्यादाओं के दायरे में रखता है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो हमें अपराध बोध और आत्मग्लानि में भी डुबा सकता है। ईगो की अधीनता और स्वतंत्रता, हमने देखा कि ईगो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। ये आइड सुपर ईगो हकीकत और अवचेतन के दबावों के अधीन है, लेकिन फिर भी ईगो के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। यानी हमारे जीवन की दिशा तय करने में ईगो की भूमिका केंद्रीय है। फ्रॉइड का गहरा संदेश। फ्रॉइड ने सिर्फ एक सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने हमें एक आत्मिक दर्पण दिया जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हम क्यों कुछ चीजों की तरफ खींचते हैं, क्यों कुछ इच्छाओं को दबाते हैं और क्यों कभी कभी खुद से भी अनजान रहते हैं। व्यवहारिक सबक। अगर हम फ्रॉइड के इस मॉडल को अपने जीवन में लागू करें तो हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। आईडी को पहचानो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। आपकी इच्छाएं आपको आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रण की जरूरत है। सुपर ईगो की सुनो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। नैतिकता और आदर्श जरूरी हैं, लेकिन आत्मग्लानि में जीना आपको तोड़ देगा। ईगो को मजबूत करो। ईगो जितना संतुलित और लचीला होगा, आप उतने ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अंतिम चित्र। हम सभी के भीतर ये 3 किरदार, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, एक अदृश्य नाटक खेल रहे हैं। कोई सीन ऐसा है जहां आईडी जीतता है, कोई सीन ऐसा है जहां सुपर ईगो का दबदबा है, और कहीं ईगो बड़ी मुश्किल से शांति बनाए रखता है। जीवन का असली कौशल यही है, इस आंतरिक नाटक को समझना और ये तय करना कि कौन सा किरदार कब मंच पर आए। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें या अपने अंदर किसी टकराव को महसूस करें, तो रुक कर सोचिए, ये आईडी की पुकार है, सुपर ईगो का आदेश या ईगो का संतुलित फैसला। शायद यही जागरूकता आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल